स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निर्धन परिवारों को विवाह की आर्थिक चिंता से मुक्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मुख्य समारोह में शामिल हुए। इस भव्य आयोजन में विभिन्न धर्मों व रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 1316 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। सीएम साय ने वर वधू को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया और महिला एवं बाल विकास विभाग के इस आयोजन की सराहना दिल से की, जिसमें वर वधू को 50,000 की सहायता प्रदान की गई। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण शाह, विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है मुख्यमंत्री कन्या विवाह का, तो ऐसे सभी जिलों में जुड़े हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और इस विवाह समारोह में उपस्थित रायपुर और आसपास के 7 जिलों के सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, और आज जो 1317 जोड़ी आज परिणय बंधन में आज जुड़ रहे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारी बेटियां, हमारे बेटे, दामाद और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज पूरे प्रदेश में एक साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से कुल 6,414 जोड़े आज अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा इतनी संख्या में एक साथ आयोजन होना। इसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग और उनकी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ जो आज 6,414 जोड़े आज विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, ऐसी हमारी सभी बेटियों को और बेटों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि उनका ये दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, एक नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सबको पता है ये योजना 2005 ईस्वी में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरू किया था। सबको मालूम है कि बेटी की शादी एक चिंता का विषय हो जाता था, और विशेषकर गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए अगर बेटी की शादी करना है तो कर्जा बाड़ी लेना पड़ता था, जमीन बेचना पड़ता था, रेगाबारी करना पड़ता था अपनी जमीन का, तब जाके बेटी की शादी होती थी। और शादी के कई साल बाद माता पिता कर्जा उतारते रहते थे, तो इस तरह की समस्या होती थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, जिन्होंने हम सब लोगों की भावना को समझते हुए भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक वार्ताओं के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को देश के लिए घाटे का सौदा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील के तहत अमेरिका को 0% टैक्स और भारत को 18% टैक्स देना होगा, जिससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा और भारतीय किसानों की हालत खराब होगी। कृषि क्षेत्र ओपन कर दिया गया है, जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। देश के किसानों की हालत खराब होने वाली है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि ट्रंप कह चुके हैं कि ट्रेड की धमकी देकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, जो देश के लिए चिंताजनक है।
उन्होंने डील को देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक बताया और सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की नीतियों को दबाव में लिया गया फैसला बताया। सलवार रायपुर में कार्गो हब बनेगा और ये तो हो गया पेपर की बात। नित्यानंद जी ने 2022 में गृह मंत्री के रूप में कहा, ये 20/8 की बात है, कि 2018 की अपेक्षा की तुलना में 2018 की तुलना में 2022 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में 36% की कमी आई और जो मौतों में जो नक्सली घटना करते जिसकी मृत्यु होती है 60% की कमी आई। ये उनका उत्तर है। अब अमित शाह जी की कौन सी बात सही है, ये अमित शाह जी तय करें कि जो 22 अगस्त 2022 में उन्होंने कहा वो सही है, या उनके राज्य मंत्री ने लोकसभा में जो उत्तर दिया वो सही है, या अभी अमित शाह जी कह रहे हैं वो सही है। दरअसल पूरे मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अमित शाह जी को यहां नहीं रहना चाहिए, उसको लोकसभा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नई व्यवस्था के तहत पहले लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और उसके द्वारा वहां जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा होता था, लेकिन अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा कर रही लोकसभा की। और लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। देश के अंदर खतरा है तो गृह मंत्री जी यहां क्या कर रहे हैं? अभी तक के एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जांच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह है, आज एक बड़ा आरोप डोनाल्ड ट्रंप में लगाया है। वैसे तो 60-70 बार बोल चुके हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और ट्रेड का धमकी देकर रुकवाया, और ट्रेड में क्या हुआ वो सब देख रहे हैं कि उनको 0% लगेगा और हमको 18% लगेगा, और $500 बिलियन के सामान डंप होगा भारत में 5 साल में। ये अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है। जबकि पहले $90 बिलियन के एक्सपोर्ट हम लोग करते थे और $43 बिलियन के इंपोर्ट हम करते थे, तो हमारी स्थिति अच्छी थी। लेकिन अब पासा पलट गया है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ओपन कर दिया गया है जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने ओपन नहीं किया था, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक। इसमें अटल जी भी हैं, मोरारजी देसाई जी भी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, चरण सिंह जी हैं, I.K. गुजराल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सब इन्होंने किसी ने खोला, इन्होंने खोल दिया। देश के किसान की हालत खराब होने वाली है। और ट्रंप ने आज फिर से धमकी दे दी है कि मैं मोदी के पॉलिटिकल लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। मतलब फिर से एक बार धमकी। तो अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि सबसे लंबे समय तक के साथ में मोदी जी के हैं वो। राजनीतिक हमसफर जिसको कह सकते हैं वो अमित शाह जी हैं। चाहे वो गृह राज्य मंत्री के रूप में हो, वहां से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद गृह मंत्री के रूप में लंबा सफर उन्होंने तय किया है। तो निश्चित रूप से वो राज भी जानते होंगे, राजदार भी होंगे। लेकिन ट्रंप के पास ऐसा क्या राज है जिससे मोदी जी का जो राजनीतिक जीवन है खतरे में पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो शाह जी को सामने आके
मीडिया के सामने आके बताना चाहिए तो राज क्या है, और नहीं है तो ट्रंप को उसके मुंह में जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। फिर इंटरव्यू में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारी ये सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12 from grade 39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनके समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ये न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर तंज कसा है। पूर्व सीएम बघेल ने व्यंग करते हुए कहा, यदि प्रधानमंत्री जी की जान को देश के अंदर खतरा है तो अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में होना चाहिए। ये टिप्पणी अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान भूपेश बघेल सरकार पर नक्सलियों को संरक्षण देने के आरोपों के जवाब में आई। पूर्व सीएम ने कहा कि अमित शाह जी कई बार ऐसे दावे कर देते हैं जो व्यवहारिक नहीं है, लेकिन वो जिस पद में हैं उनकी गरिमा को ध्यान में रखकर हम कुछ नहीं कहते। हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन अमित शाह झूठी घोषणाएं न करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भाषा और बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें मानसिक चिकित्सक से मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। पूरे मंत्रिमंडल, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अमित शाह जी को यहां नहीं रहना चाहिए, उसको लोकसभा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नई व्यवस्था के तहत पहले लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और उसके द्वारा वहां जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा होता था, लेकिन अब CRPF उसकी सुरक्षा कर रही लोकसभा में। और लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जान को खतरा है। देश के अंदर खतरा है तो गृह मंत्री जी यहां क्या कर रहे हैं? अभी तक तो FIR क्यों नहीं हुआ, जांच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सीधी बात यह है कि अमित शाह जी जब आए थे और वो एक दौरा था, 2 दौरे थे जिसमें मैं साथ में था। एक दौरा ऐसा था जिसमें मैं साथ में नहीं था और ये सुकमा जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में गए थे और वहां कैंप में रुके और कैंप में हालचाल पूछने के बाद उन्होंने स्कूल के बारे में पूछा तो बोले सामने स्कूल है, वहां जब आप देखे तो वहां पढ़ाई हो रही। उसके बाद ये क्या है, बोले PDS साफ है, सरकारी शासकीय राशन दुकान है। तो जाके खुद निरीक्षण किया और वहां राशन मिल रहा था, बड़ा था गोडाउन और राशन मिल रहा था। औचक निरीक्षण किए थे उन्होंने। हम उस समय भी कोरोना काल में भी उस एरिया में नीनपा के और जिसके बारे में कह रहे हैं, तुरती की बात कह रहे हैं, उस सब जगह हमने राशन न केवल दुकान खोला बल्कि राशन कार्ड भी बनाए, जॉब कार्ड भी बनाए। वहां लोगों को वन अधिकार का पट्टा भी दिया, वहां आंगनबाड़ी केंद्र खोले, स्कूल खोले, सड़कें बनाई। ये सब हुआ। अभी तक ये योजना बना रहे हैं, हमने उसे सब क्रियान्वित कर दिया। आज छीनगढ़ में, छीनगढ़ ब्लॉक सुकमा जिले का एक गांव में कोई पक्की सड़क ना हो, हमने बनवाया, हमारी सरकार ने बनाई। अब यदि
अबूझ मार्ग की तरफ जाएंगे। इंद्रावती में 2 बड़े ब्रिज बनवाए, जिसके कारण से हमारे जो जवान है वो अंदरूनी क्षेत्र में घुस पाए। ये सब काम हमने किया है। आप योजना बना रहे, कोरोना काल में हम काम करते रहे, रुके नहीं। इस कोरोना काल में तनख्वाह नहीं मांग पा रहे थे, क्या बात करेंगे हम किसानों को। उस समय राजीव गांधी किसान ने योजना पहले पीछे दिया था, मनरेगा का काम शुरू किया था, अब मनरेगा भी बंद कर दिया आपने। वन अधिकार पट्टा भी दिए, अब लघु उपज खरीदी बंद कर दी सरकार ने। लघु उपज क्यों बंद कर दिया आपने? और अमित शाह जी केवल गृह मंत्री नहीं है, उनके पास सहकारिता विभाग है। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, यहां की सहकारिता को खत्म करना चाहती भारतीय जनता पार्टी सरकार। किसान धान बेच के अब ऋण से ऋण होना चाहते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार है, वो अपने ऋण दिए हुए ऋण को वसूली भी नहीं करना चाहती। लाखों किसान के अभी 2 दिन खोला, उसके बाद भी लाखों किसान बचे हुए हैं जो ऋणी हैं और जो ऋण पटाना चाहते हैं, उनके पास धान पड़ा हुआ है और निकम्मी सरकार खरीद नहीं रही है। अमित शाह जी कम से कम अपने विभाग को देखो। सर को फिर गोली से बात की जाएगी। अमित शाह जी कई बार इस प्रकार से दावे कर देते हैं जो व्यवहारिक नहीं होता, लेकिन जिस पद में है उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बोलते नहीं। अनेक बार इस प्रकार की घोषणाएं कर चुके हैं। नक्सलवाद समाप्त तब माना जाएगा जब आप वहां से पैरामिलिट्री फोर्स विड्रॉ कर लीजिए, और नक्सलवाद समाप्त तब माना जाएगा जब वहां के जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को जो आप Z+ सुरक्षा दिए हुए हैं, Z सुरक्षा दिए हुए, Y सुरक्षा दिए हैं, वो जिस दिन विड्रॉ हो जाएगा और आम नागरिक की तरह जनप्रतिनिधि भी घूमेंगे। जैसे यहाँ 2 PSO रहते हैं विधायकों के साथ मैदानी से या उत्तर में, उसी प्रकार से वहां भी जिस दिन हो जाएगा उस दिन मानेंगे कि नक्सलवाद समाप्त हो गया। अन्यथा इस प्रकार से घोषणाओं में कोई मतलब नहीं है। मार्च कितना दिन बचा है? 50 दिन। इसमें एक कैंप कम नहीं कर पाएगा अमित शाह, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। कुछ झूठी घोषणाएं, लेकिन हाँ हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, जनप्रतिनिधि है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो आदेश हुआ उसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इसे फैसला करे, और ये अब दिन है विधानसभा अध्यक्ष पहले नहीं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है, अंतरिम बेल दिया हुआ है, उन्हें विधानसभा में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। वीडियो पोस्ट कर रही, बहुत विरोध हो रहा है। अब उसे किसी मानसिक चिकित्सक से उसकी सहायता लेनी चाहिए। वो विक्षिप्त हो चुके हैं। उनकी जो भाषा पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, वो भाषा किसी संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें किसी मानसिक चिकित्सा से परामर्श लेना चाहिए। अंबिकापुर शहर के पुलिस लाइन मैदान में शहर के नागरिकों और खेल प्रेमियों ने मैदान में प्रस्तावित निर्माण कार्य का विरोध करते हुए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बच्चों और युवाओं के लिए एकमात्र सुरक्षित खेल मैदान को संरक्षित रखा जाए और निर्माण कार्य किसी अन्य स्थान पर किया जाए। शहर के मध्य में स्थित पुलिस लाइन खेल मैदान वर्षों से बच्चों और युवाओं के लिए खेल एवं शारीरिक अभ्यास का प्रमुख केंद्र रहा है। पुलिस विभाग द्वारा यहां निर्माण कार्य कराने की तैयारियां की जा रही है। इससे खेल प्रेमियों में नाराजगी देखी जा रही है। आम नागरिकों का भी कहना है कि शहर में पहले ही खुले खेल मैदानों की भारी कमी है, लेकिन ये मैदान भी समाप्त हो गया तो बच्चों को आउटडोर खेलों से वंचित होना पड़ेगा। इसे देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी से मांग की गई है कि पुलिस विभाग अपना निर्माण कार्य किसी अन्य रिक्त भूमि या स्थान पर करे ताकि ये मैदान सुरक्षित रह सके। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, मैं वही दौरीपारा का निवासी हूँ। आज हम सब ज्ञापन के माध्यम से आईजी साहब से एक निवेदन करने आए थे। आप सब जानते होंगे कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस लाइन ग्राउंड है। इस ग्राउंड में यहाँ पूरे शहर में जो भी लोग क्रिकेट से जुड़े होंगे, जो भी यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे, आप सब भी इसी शहर के हैं, आप सब ने भी वहाँ क्रिकेट खेला ही होगा। तो क्रिकेट के साथ साथ वहाँ से आस-पास 5-6 वार्ड के लोग वॉक करने आते हैं और भी कई गतिविधियां, जैसे अभी एसआई का वेरिफिकेशन हुआ था डॉक्यूमेंट्स का, भी वहीं पे हुआ था। हेलीपैड भी तैयार किया जाता है। उसी पुलिस लाइन ग्राउंड में भवन निर्माण का कार्य चालू होने वाला है।
जो डीएसपी साहब है उनका बंगला बनने वाला है। तो हम सब आईजी साहब से निवेदन करने आए थे कि वो बंगला पुलिस की और भी खाली जगह जमीनें हैं उस पर बनाया जाए, उस ग्राउंड को सुरक्षित रखा जाए ताकि और खेल को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी आप सब जान रहे हैं कि आजकल बच्चे आउटडोर गेम्स को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। आप सब आजकल मोबाइल से ही होता जा रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि खेल सुरक्षित रहे, इससे खेल को बढ़ावा मिले और वो ग्राउंड बचा रहे। बस इसका भी निवेदन करने हम सर के पास आए थे। सर ने ये आश्वासन दिया, हमने उनको जगह बताई कि गौरी मंदिर के जस्ट पीछे और पेट्रोल पंप के ठीक बगल में जो खाली जगह है, आरआई का बंगला जो बना हुआ आरआई साहब का वो भी खाली है। तो अगर और कोई जगह हो तो वहाँ ये निर्माण कार्य कराया जाए। तो सर ने बोला कि हम जांच करेंगे और अगर जगह कोई और जगह उचित जगह होगी तो फिर ये निर्माण कार्य वहाँ कराया जाएगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में आबकारी विभाग के दफ्तर में लगी आग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा
कि वह दिल्ली से लौटने के बाद इसका पुख्ता कारण सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने की साजिश करार दिया और कहा कि ये भाजपा सरकार के दौरान दफ्तरों में आग लगने की चौथी बड़ी घटना है। दीपक बैज का मानना है कि ऑडिट से ठीक पहले आग लगना जानबूझकर भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दफ्तरों में आग लगवा रही है। बैज ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अभी कई और विभागों में आग लगना बाकी है, जो सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मंत्री खुशवंत गुरु की दुबई यात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इससे उन्हें व्यक्तिगत फायदा हुआ या छत्तीसगढ़ को। दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की नाकामियों के खिलाफ कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार सरकारी कार्यालय में आग लगना ये चौथा बड़ी घटना है। बिजली विभाग में, फिर डीओ ऑफिस, फिर मछली विभाग और अब आबकारी विभाग में। मैं उसी दिन ही हमने कहा था कि जिस दिन डीओ ऑफिस में आग लगा था, ये आग लगी नहीं है, आग लगाया गया है। उसी दिन मैंने कहा था कि आने वाला समय अब किस विभाग में आग लगेगा। और ये सच्चाई है कि सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी काले कारनामों को छुपाने के लिए, अपनी लूट खसोट को छुपाने के लिए जानबूझकर सरकारी विभागों में, सरकारी दफ्तर में आग लगाई जा रही है। ये 25 साल में पहली बार ऐसा स्थिति हुआ। और रही बात आबकारी विभाग में क्यों आग लगा, इसका पुख्ता कारण मैं दिल्ली से आने के बाद आपको पक्का बता दूंगा। अब खुशवंत गुरु तो अभी कहां जाके आए, दुबई जाके आए। और वहां से कितना फायदा हो क्या है पहले वो बता दे। छत्तीसगढ़ को उससे क्या फायदा हुआ, खुद को फायदा हुआ, वो पहले बता दे। ठीक, रही बात पुरंदर मिश्रा, न सिर है न पैर है, उनका बोलने का बिना सिर पैर को बोलते रहते। पुरंदर मिश्रा को तो जाके जो आग लगी है ना अभी आबकारी विभाग का, उसमें जाके आप दफ्तर जाके देखना चाहिए उसमें। अब देखिए, बृहस्पति सिंह जी अभी पार्टी में तो है नहीं, वो क्या बोल रहे हैं क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कितनी बेहतरी से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है वो प्रदेश की जनता को पता है, प्रदेश के युवाओं को पता है, प्रदेश के किसान को पता है और प्रदेश के यहाँ के लोगों को पता है कि सरकार की नाकामियों के खिलाफ कितनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अंबिकापुर के अंबेडकर चौक में संचालित ऑटो फर्नीचर और डेकोरेशन की दुकानों में मंगलवार सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आगजनी में ऑटो फर्नीचर और डेकोरेशन से जुड़ी 8 दुकानें पूरी तरह जल गई, जिससे 1.25 करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके कारण आग अधिक फैल गई और नुकसान बढ़ गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।